आप सभी को नमस्कार। कविता का पक्ष की 13वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मानवीय संवेदनाएं और सरोकार सार्वकालिक और सार्वस्थानिक होते हैं और कई भाषाओं में अभिव्यक्त होते हैं। अभिव्यक्ति की कई विधाओं में एक कविता है सर्वाधिक पुरातन और पुरातनता के साथ उसकी विशेषता यह है कि वह नित्य नए कलेवर में हमारे सामने आती रहती है। हम आम जनमानस से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह बहुभाषी हो। हालांकि बहुभाषी होना एक विलक्षण गुण है, मगर हम में से कई लोग उस गुण से अमूमन दूर रह जाते हैं और कुछ एक ऐसी विभूतियां होती हैं जो कुछ एक भाषाओं में सिद्धहस्त होती हैं, एकाधिक भाषाओं में उनकी गति होती है। वैसे लोग जो इन कुछ एक भाषाओं में अपनी दक्षता रखते हैं, हमारे लिए बड़े काम के होते हैं, क्योंकि ऐसे सुघड़, ऐसे मेहनती लोगों के कारण ही हम किसी एक भाषा में अभिव्यक्त भावों को किसी और भाषा में पढ़ पाते हैं या हमारे लिखे को ऐसे लोग कुछ एक भाषाओं में कुछ एक भाषा भाषियों तक पहुंचा पाते हैं। हम जिन आम जनों की बात करते हैं कि वे अपेक्षाकृत कम भाषाएं जानते हैं, कहीं ना कहीं उनकी दक्षता की अपनी सीमा होती है, मगर हम यह भी याद रखें कि बेशक उनकी दक्षता की सीमा होती हो, उनकी उत्सुकता की कोई सीमा नहीं। वे आसपास क्या घट रहा है उसे कविताओं में, साहित्य की दूसरी विधाओं में किस तरह से अभिव्यक्त किया जा रहा है, इनमें रुचि होती है। वह आसपास दूसरे भाषिक समुदायों, राज्यों तक फैला हो सकता है, वह आसपास कई देशों और देशांतरों तक फैला हो सकता है। तो आज की इस 13वीं कड़ी में हम ऐसी ही एक महत्वपूर्ण खिड़की पर बात करने जा रहे हैं, अनुवाद पर। अनुवाद के माध्यम से गद्य हो, पद्य हो, हम अपने अन्यथा सीमित अनुभवों को कितना विशद, कितना व्यापक कर पाते हैं, हम जानते हैं। तो आज की कड़ी में हमारे स्तंभकार, कवि, अनुवादक अशोक वाजपेयी जी कैसे इस विषय को बरतते हैं, कैसे इस विषय को उठाते हैं, इसको समझते हैं। वे स्वयं एक अच्छे अनुवादक हैं, कई विदेशी भाषाओं से और उन्होंने खासतौर से अंग्रेजी से उन्होंने हिंदी में अनुवाद किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुवाद उनके खाते में हैं और स्वयं उनकी रचनाओं के भी कई भाषाओं में अनुवाद हुए। अनुवाद को वे तीसरा जीवन भी कविता का मानते हैं। कैसे, इसे हम स्वयं
उनके ही वक्तव्य में देखेंगे। तो मित्रों, हिंदी में जब दूसरी विदेशी भाषाएं कई बार स्वयं मूल से, कई बार वाया अंग्रेजी आती हैं, तो उसका स्वरूप कैसा होता है, और हिंदी में लिखी गई जो कविताएं हैं वे अलग अलग भाषाओं में जब अनुवाद होकर पहुंचती हैं, तो यह सब अनुभव किस तरह के अनुभव हैं। कविता की जो यह एक वैश्विक उपलब्धि है, इस पर अशोक जी आज हमसे मुखातिब हैं। तो सीधे हम उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे उनका आज का वक्तव्य सुनते हैं। नमस्कार। कविता का पक्ष की ये 13वीं कड़ी है और आज हम बात करेंगे कविता और तीन जीवन। तीन जीवन से तात्पर्य यह है कि कविता के तीन संभव जीवन होते हैं। एक तो वो मौलिक जीवन जो भाषा में कवि उसे देता है, उसका प्राथमिक जीवन। दूसरा जीवन कविता तब अर्जित करती है जब कोई पाठक या रसिक उसको पढ़ता, समझता, सराहता है और इस नाते कुछ अपने ढंग से उसको समझता है, तो ये उसका दूसरा जीवन। और उसका तीसरा जीवन है उसका किसी और भाषा में अनुवाद किया जाना, यानी एक दूसरी भाषा में वो एक नया जीवन पाती है। तीसरा जीवन, जो एक घटना याद आती है, विस्वावा शिम्बोर्स्का जो पोलिश कवयित्री हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, उनकी कविताओं का हिंदी में मैंने रेनाता चिकालसा के साथ मिलकर अनुवाद किया था और उस पुस्तक का लोकार्पण क्राको में हो रहा था और उसमें शिम्बोर्स्का आई थी। वो बहुत चकित भाव से मुझे कि कुछ कविताओं के हिंदी अनुवाद सुनाते देखती रही। फिर मुझसे अंग्रेजी में बोली और वो ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलती थी कि मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे आपकी भाषा का संगीत बहुत प्रिय लगा। अब ये तीसरा जीवन है उनकी कविता का जो वो देख रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या। बहरहाल भारतीय परंपरा में अनुवाद की एक लंबी कहें उप परंपरा है। आप याद करें कि हमारे यहाँ हमारे महाकाव्यों की, खासकर रामायण की, फिर महाभारत की कई अनुवाद हुए हैं जो मौलिक संस्कृत में लिखे गए इन ग्रंथों और वैसे तो अनुवाद में भी, पर पुनर्रचना में तो निश्चय ही कुछ न कुछ बदलाव होता है। कथा वही नहीं रह जाती जो मौलिक रूप से कही गई थी। और फिर राम कथा और कृष्ण कथा और सारी और पौराणिक कथाएं कई कई संस्करण अनुवाद में होते रहे हैं और
इन कथानकों को अनेक भाषाओं में अपने अपने ढंग से बरता गया है। उसमें कई नई सूक्ष्मताएं, कई नए प्रसंग, कई तो हमारी परंपरा ज्यादातर पुनर्रचना की परंपरा रही। अब अनुवाद के क्या परिणाम निकलते, इसके 3 उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। पहला उदाहरण है अकबर ने वाल्मीकि रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया। जो अनुवाद तैयार हुआ उसे के ही सभासद अब्दुल रहीम खान खाना, यानी जिनको हम रहीम के नाम से हिंदी में कवि के रूप में जानते हैं, वो बहुत प्रसन्न नहीं थे, तो उन्होंने एक और अनुवाद कराया। तो खैर होते होते करीब 30-35 अनुवाद फारसी में वाल्मीकि रामायण के हैं। लेकिन अकबर ने जो रामायण का अनुवाद कराया, उन दिनों पुस्तकें छपती तो थी, 2-3 पांडुलिपियां बनती, और चूंकि वो राजकीय अनुवाद था तो उसका समुचित अलंकरण जरूरी था, उसमें चित्रांकन जरूरी था। तो ऐसा करने के लिए चित्रकार कलाकार बुलाए गए। वो कश्मीर से, ग्वालियर से, राजस्थान से आए, वो सब अपने अपनी स्थानीय परंपराएं लेकर आए। तो मुगल दरबार एक कर्मशाला में बैठकर उन्होंने एक साझा शैली विकसित की, जिसमें फिर चित्र अलंकरण हुआ इस फारसी अनुवाद का। और ये जो साझा शैली विकसित की, इसे ही मुगल शैली के नाम से जाना जाता है। तो अनुवाद के अलंकरण के लिए चित्रकला में एक नई शैली का जन्म हुआ। ये एक परिणाम अनुवाद का हुआ। दूसरा परिणाम, दारा शिकोह ने, जो औरंगजेब का भाई था और जिसकी औरंगजेब ने अंततः हत्या कराई, उसने 51 या 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया। और फिर पांडुलिपियां तो 2-4 ही बनती थी। तो ये जो फारसी में अनुवाद था, इसकी एक प्रति लेकर एक फ्रांसीसी यात्री, बर्निए उसका नाम था, वो पेरिस ले गया। वहां उस अनुवाद का, यानी फारस उपनिषदों के फारसी अनुवाद का फ्रेंच और लैटिन में अनुवाद हुआ। तो ये जो लैटिन अनुवाद हुआ, ये प्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहावर ने, जर्मन दार्शनिक, पढ़ा और उससे बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने लिखा भी। और ऑक्टेवियो पाज ने हमें बताया है कि एक तरफ नीचे और दूसरी तरफ एमर्सन, दोनों इस अनुवाद से प्रभावित हुए। तो उपनिषदों का विश्व प्रवेश दारा शिकोह के माध्यम से फारसी अनुवाद से हुआ। तीसरा अनुवाद का एक दिलचस्प परिणाम है कि 1914 में संभवतः रविन्द्रनाथ ठाकुर ने क्षितिमोहन सेन द्वारा जो कबीर के पद संकलित किए गए थे, उनमें 100 का अंग्रेजी अनुवाद किया, जो लंदन में प्रकाशित हुआ पुस्तकाकार, 100 पोएम्स ऑफ कबीर। इस अनुवाद से कबीर का विश्व प्रवेश हुआ। कि पहले कबीर को दुनिया में कोई नहीं जानता था, भारत में जानते थे, दुनिया में कोई नहीं जानता था। और वहां से फिर फ्रेंच में और पोलिश में और कई और भाषाओं में इन्हीं अनुवादों का अनुवाद हुआ, या फिर कबीर के बारे में कुछ जिज्ञासा जागी और फिर दूसरे किस्म के अनुवाद हुए। तो अनुवाद का भूगोल और उसकी परिणतियां बहुत दिलचस्प है। अब अगर आप 20वीं सदी की ओर आए और सोचें कि कविता पर, हिंदी कविता पर ही
उनकी भारतीय कविता पर वैसे कौन से 3 महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। पहला प्रभाव है गद्य का, गद्य के उदय और तेज विस्तार का। तो हालत ये भी हुई कि पहले कविता कथा कहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने कथा कहना बंद कर दिया, क्योंकि कथा बेहतर कही जा सकती थी गद्य में। और फिर उसने गद्य के बहुत सारे तत्वों को कविता में समाहित करने की कोशिश भी की। दूसरा बड़ा प्रभाव था पढ़े लिखे मध्य वर्ग का उदय और विस्तार, एक सामाजिक प्रभाव। और तीसरा प्रभाव था अनुवाद का। 20वीं शताब्दी को ऑक्टेवियो पाज ने अनुवाद की मनुष्य के इतिहास में सबसे बड़ी शताब्दी कहा है। और आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि उन दिनों कविता के बारे में ये कहा जाता था कि कविता वो होती है जो अनुवाद में खो जाती है। इसके बरक्स पाज का कहना था कविता वो है जो अनुवाद के बावजूद सजीव बनी रहती है। इसी पाज ने अनुवाद की शताब्दी कहते हुए, 20वीं शताब्दी कहते हुए, इस ओर ध्यान दिलाया कि इस शताब्दी में मनुष्य के इतिहास में सबसे अधिक ज्ञान, साहित्य, जीवन शैलियों, भोजन शैलियों, वेशभूषा, विचार आदि का, मनोरंजन का, फैशन का, खेलकूद का, सबका अनुवाद हुआ। अगर हम ध्यान से देखें तो आज हम जिस भारत में हैं उसमें बहुत सारा अनुदित है, चाहे पहरावा हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे फैशन हो, मनोरंजन हो, सारी यांत्रिक सुविधाएं हो, वो सब अनुवाद है। हमने अपने तय नहीं खोजा पाया है। बहरहाल अगर आप इस पर भी ध्यान दें कि हिंदी में कहानी और उपन्यास जिस तरह से विकसित हुए वो मूलतः पश्चिमी उपन्यास के और उस जमाने में रूसी उपन्यास के अनुवादों के प्रभाव में, यानी एक तरह से अनुवाद ने ही नई विधाओं को जन्म दिया हिंदी में। अब अगर आप याद करिए कि उस जमाने में टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेवस्की, तुर्गनेव, चेखव, गोगोल इत्यादि रूसी 20वीं सदी के कथाकार थे। उन सबका अनुवाद हुआ। उनके अनुवाद के माध्यम से ही हमारे बड़े बड़े लेखकों ने उनको जाना वगैरह। अब अगर कविता के क्षेत्र में देखें तो ये बड़ा दिलचस्प है कि छायावादी कविता तक जो प्रभाव था, अगर हम माने कि कविता पर कुछ ना कुछ प्रभाव दूसरी चीजों का भी पड़ता ही है, समाज का, सामाजिक वृत्तियों का, राजनीतिक गतिविधियों का, सोच विचार का, तो ये प्रभाव अंग्रेजी रोमांटिक कवियों तक सीमित था। दूसरे जो रोमांटिक कवि हुए थे, मसलन फ्रांस में या कि यूरोप के दूसरे देशों में, की कोई विशेष खबर या कोई विशेष वाकफियत हमारी नहीं थी। ये आजादी के बाद और 50 के दशक में हमने अपने प्रभाव के भूगोल को विस्तृत करना शुरू किया, इस अर्थ में कि फिर हमें फ्रेंच, जर्मन, लातिनी अमेरिकी और
अफ्रीकी बाद में, और फिर पूर्वी यूरोपीय, सोवियत, मार्क्सवादी, गैर मार्क्सवादी आदि कविता का जानना शुरू, और इनका अनुवाद भी हिंदी में शुरू हुआ। ज्यादातर अनुवाद मूल भाषा से न होकर अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से ही। तो और इसका और जो अगला चरण था, उसमें फिर थोड़ा हमने अफ्रीकी कविता, चीनी, जापानी, कोरियन कविता इत्यादि, और फिर मध्य यूरोप की कविता यानी चेक, हंगारी, पोलिश इत्यादि से कुछ नाता बनाना शुरू किया। और इस सिलसिले में 3-4 संचयन हिंदी में महत्वपूर्ण है, स्मरणीय। पहला था धर्मवीर भारती का देशांतर नाम से 1960 के करीब आया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे विदेशी कवियों के हिंदी अनुवाद किए थे। उसके बाद दूसरा आया, वो हमने जब भारत भवन में विश्व कविता का आयोजन किया, जिसमें 27 विदेशी कवि आए थे, तो उनमें उनको मिलाकर, और जो हमने आमंत्रित किए थे लेकिन जो नहीं आ पाए कवियों को भी शामिल कर एक संचयन तैयार हुआ था, जिसमें कई कवियों ने विदेशी कवियों के अनुवाद किए थे। वो पुनर्वसु के नाम से, ये 1989 की बात है। फिर तीसरा एक संग्रह आया जो सुरेश सलिल, जो बहुत अच्छे और बड़े परिश्रमी, अध्यवसायी, समझ बूझ के अनुवाद, हिंदी में अनुवाद करने वाले हुए हैं। उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय के लिए रोशनी की खिड़कियां नाम से एक विश्व कविता का संचयन हिंदी अनुवाद में किया। और फिर हाल में रजा पुस्तक माला ने तनाव पत्रिका के से चुनकर विदेशी कवियों के और भारतीय कवियों को मिलाकर, गैर हिंदी कवियों को मिलाकर 3 खंड प्रकाशित किए। तनाव जैसी पत्रिका हिंदी में होना अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है कि वो इतने वर्षों से, लगभग 5 दशक से लगातार कविता का अनुवाद ही छाप रहे हैं। छोटे छोटे अंक उनके 1-1, 2-2 कवियों पर केंद्रित होते हैं। तो ये है वो विधान अनुवाद का, जिससे आज हम घिरे। अगर आप और आगे चलें तो पता चलेगा कि अनुवाद की कुछ विडंबनाएं भी हैं। यानी एक तो अनुवाद हमको ये बताता है कि मनुष्य अपने को व्यक्त करने के लिए कितनी ही भाषाओं में कैसे कैसे रूप खोजता करता है, कैसे कैसे ये रूप और जो छवियां हैं, प्रतीक हैं, बिंब है, अटपटे या अनजाने होकर भी हमको अपने नजदीक के लगते हैं। अनुवाद हमको एक तरह से बताता है कैसे मनुष्य का हर हालत में, हर भाषा में, हर परिस्थिति में मनुष्य बने रहना संभव है। दूसरी बात कि अनुवाद एक तरह का प्रतिमान भी बनता है, जो बहुत वांछनीय नहीं कहा जा सकता। यानी लोग अपना कार्यवृत्त या जीवन वृत्त बताते हुए
इसका उल्लेख करना नहीं भूलते कि उनकी कविताओं का किस किस विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है। तो ये एक तरह का मान्यता का या उत्कृष्टता का प्रतिमान भी बनता है। और तीसरा ये है कि बहुत सारी कविता के बारे में ये आरोप भी लगता है कि वो अनुवादित होने के लिए लिखी गई, यानी वो मौलिक रूप से ही अनुवाद है, क्योंकि उसकी आकांक्षा अंततः अनुवाद में परिणत होने की है। अब ये अपने आप में बहुत उचित आकांक्षा नहीं कही जा सकती, पर बहरहाल एक है। वैसे हिंदी के प्रायः हर महत्वपूर्ण कवि ने पिछले 50-60 वर्षों में अनुवाद किए। अज्ञे ने, धर्मवीर भारती ने, रघुवीर सहाय ने, शमशेर बहादुर सिंह ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, कुंवर नारायण ने, कमलेश ने, श्रीकांत वर्मा ने, विष्णु खरे ने, मंगलेश डबराल ने, रमेश चंद्र शाह ने, सोमदत्त ने, प्रयाग शुक्ल ने, दिविक रमेश ने, उदयन वाजपेयी ने, अनुराधा सिंह ने, गगन गिल ने, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे लोगों ने। ऐसा कोई महत्वपूर्ण कवि शायद होगा ही नहीं कि जिसने अनुवाद न किया। तो ये एक तरह का उपकर्म भी बन गया है, यानी एक आनुषंगिक कर्म कविता का हमारे समय में बन गया। और हिंदी कविता का विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है, और जो पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ है, छायावादी कविता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, निराला का पूरा संग्रह निकला है, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा इत्यादि की रचनाओं का भी हार्वर्ड क्लासिक्स की जो सीरीज है उसमें पुस्तकाकार अनुवाद निकले हैं। अज्ञे का, कुंवर नारायण का, मंगलेश डबराल का, उदयन वाजपेयी का, सरिता सिंह आदि का काव्य पुस्तकाकार अंग्रेजी या फ्रेंच या दूसरी भाषाओं में प्रकाशित हुआ है। और अनेक कवियों के, जिनका मैंने अभी नाम नहीं लिया, उनमें मुक्तिबोध, शमशेर, रघुवीर सहाय आदि के भी फुटकर अनुवाद हुए हैं, भले वो पुस्तकाकार प्रकाशित नहीं हुए हैं विदेशों में। तो अनुवाद ने कविता की एक विश्व बिरादरी बनाई। लोहिया जी होते तो कहते विश्व यारी। ये कविता के माध्यम से और कविता के अनुवाद के माध्यम से कविता की एक विश्व यारी बनती, और उस विश्व यारी में भारतीय कविता और हिंदी कविता दोनों अब शामिल है। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं सही है गलत है, कि दूसरी भाषाओं के या खासकर विदेश की कविता के प्रति हमारा जो जिज्ञासा भाव था और उसको जब तब किसी तरह अपनी भाषा में भी लाने का उत्साह था, वो इधर थोड़ा शिथिल पड़ा। क्यों तो दुनिया छोटी हो गई है, और कम से कम एक बहुत ही गैर मामूली ढंग से हम विश्व गुरु होने का एक व्यर्थ का सपना भी पालने लगे। और विश्व कविता के बारे में उसमें आज क्या हो रहा है, हमारे युवा मित्रों की रुचि कम है। उनको वो अपने में ही इतना व्यस्त रहते हैं, इतने परस्पर आत्म संदर्भित होते रहते हैं, शायद उनको दुनिया में कविता में क्या हो रहा है जानने की कोई विशेष जरूरत नहीं लगती। खैर, ये भी एक
रुख है कि हम क्यों अनुवाद पढ़ें। हम तो अपने ही अनुवाद का एक प्रभाव ये हुआ है कि हमने तरह तरह से कविता लिखने के सबक सीखे और तरह तरह के नए विषय भी हमने अनुवाद के माध्यम से देखना, खोजना पाया। इसलिए अनुवाद ने हमको समृद्ध किया है, हमको शिल्प के स्तर पर भी समृद्ध किया है और तथाकथित कथ्य के स्तर पर भी उसके भूगोल को भी अधिक विस्तृत करने और कैसे छोटी छोटी घटनाएं, छोटे प्रसंग, कोई एक बहुत ही महत्वहीन लगती घटना कविता में आ सकती है और कविता में आकर कैसे वो एक चमक या उद्दीप्ति पा जाती है, ये हम अनुवाद से सीखते रहे। बहरहाल मैं आपको अनुवाद पढ़कर सुनाऊंगा। कई बार ऐसा हुआ है और थोड़ा चित्र है कि हिंदी में अनुवाद उस भाषा के किसी व्यक्ति ने हिंदी सीख कर किए हैं। ऐसे कम से कम 2 उदाहरण। अग्निष्का सोनी जो पोलिश थी, उन्होंने भी सीख कर 60 के दशक में पोलिश कविता के और पोलिश साहित्य के हिंदी में अनुवाद प्रकाशित किए थे, कई पत्रिकाओं में प्रकाशित। और ये जो कविता जिससे मैं शुरू कर रहा हूँ वो कानेको मिसुलू की है और जो अनुवाद किया है वो तोमोको किकुची ने किया है, स्वयं जापानी है। मधुमक्खी और देवता। मधुमक्खी रहती है फूल में, फूल रहता है बगीचे में, बगीचा रहता है चार दीवारी में, चार दीवारी रहती है शहर में, शहर रहता है जापान में, जापान रहता है संसार में, संसार रहता है देवता में, फिर देवता रहता है छोटी सी मधुमक्खी में। उदयन वाजपेयी ने मिशियो मडो, ये कविता ये भी जापानी है। चींटी। चींटी को देखकर अक्सर मेरा मन इस नन्ही जान से माफी मांगने मांगने का होता है। छोटा हो या बड़ा, हर प्राणी के लिए जीवन जीवन ही है। फर्क है तो सिर्फ उसे थामने वाले पात्र का, जो मेरे मामले में संयोग से ज्यादा ही बड़ा है। मिशियो माचो की एक और कविता है, पानी गाता है। नदी में बहते बहते पानी गाता है, उस दिन के विराट वितान को जब वो सागर हो जाएगा, उन दिनों के विराट वितान को जब वो सागर था, उस दिन के विश्राम को जब वो मेघ हो जाएगा, उन दिनों के विश्राम को जब वो मेघ था, उस दिन के मूसलाधार को जब वो बरसात हो जाएगा, उन दिनों के मूसलाधार को जब वो बरसात था, उस दिन की उल्लसित दूरियों को जब वो इंद्रधनुष हो जाएगा, उन दिनों की उल्लसित दूरियों को जब वो इंद्रधनुष था, उस दिन के अटूट शीतल मौन को जब वो बर्फ हो जाएगा, उन दिनों के अटील शीतल मौन को जब वो बर्फ था। पानी में बहते बहते पानी गाता है, पानी गाता है उस उद्दाम शक्ति को जो नदी होकर उसके पास है, उस पानी को जो चिरंतन है। त्रिनेत्र जोशी ने शाओ छेन का अनुवाद किया, चीनी कवि। शुक्र सुबह का तारा। हमारे यहाँ शुक्र तारे पर अंगे की कविता है। तुम्हारा वो क्षण है जब प्रकाश अंधेरे की जगह लेता है, जब काली रात भाग खड़ी होती है और चमकता दिन उतरता है। तारे अवकाश ले चुके हैं, लेकिन तुम अब भी वहां जमे हो सूर्योदय के इंतजार में। भोर की प्रथम किरणों से ज्योतित
प्रकाश की बातों में शामिल होते हो जब तक कोई भी तुम्हें नहीं देख पाता। खेम की एक और कविता है, पीते हुए। भीड़ भाड़ वाली हलचल में मेरा घर, लेकिन न गाड़ियों की चर्रमर, न घोड़ों की हिनहिनाहट। पूछते हो दोस्त कैसे हो सकता है ऐसा? सुदूर हृदय में होती है ऐसी जगहों की टीस। पूर्वी बाढ़ से चुनता हूँ गुलदाउदी के फूल, चैन से निहारता हूँ दक्षिणी पहाड़ियों को। हर पल तरो ताजा करती हवा, झुंडों में अपने बसोरों की ओर लौटते पक्षी। मतलब है गहन, पर हूँ निःशब्द। कविता बहुत कुछ को शब्दित करते हुए भी अपनी निःशब्दता की विवशता को भी पहचानती है। आई चिंग के बारे में ये कहना जरूरी है कि बाद में उसी चीनी क्रांति ने इनके साथ बहुत भयानक क्रूर व्यवहार किया और उनको एक खंदक में रहने पर मजबूर किया। उनके बेटे वाई वाई आजकल संसार के बड़े प्रसिद्ध चित्रकार हैं और उन्होंने एक बहुत ही रोचक और मार्मिक और दुख से भरी कथा लिखी है आई चिंग की। और अपनी अन्ना अखमतोवा उसी कवियत्री थी और इनका अनुवाद कांता पिट्टी ने किया था। मर जाता है जब आदमी, बदल जाती हैं तस्वीरें उसकी। कुछ अलग तरह से देखती हैं आंखें, कुछ अलग ढंग से हंसते हैं होंठ। मैंने लक्ष्य किया इसे एक कवि की शव यात्रा से लौटते हुए। अक्सर करती रहती हूँ पड़ताल तब से नष्ट हुई धारणा मेरी। एक छोटी सी बात है, कैसे हम एक दिवंगत व्यक्ति के तस्वीर को देखते हैं तो वो कुछ बदली सी नजर आती। अन्ना खुमरो की एक और कविता है, कहाँ है तुम्हारा चिपसी बेटा ओ लंबी औरत, रोया करता था काले दुशाले से ढका। कहाँ है तुम्हारा वो नन्हा पहलौटा, उसकी क्या खबर, कौन बात याद। माँ के भाग्य में होता है सहना, यातना खुशी का, मैं न थी उसके काबिल। उन्होंने खोल दिए थे दरीचे शुभ्र स्वर्ग के, मेरी मेडलीन ने लोक लिया शिशु मेरा। प्रसन्न है, प्रसन्न और शुभ है प्रत्येक दिन मेरा। खो चुकी है अपने को एक प्रलंबित वसंत में, अपने बोझ के लिए अब भी तड़पती हैं बाहें। अब भी सुनती हूँ नींद आवाज उसके रोने की, मन हो जाता है बेचैन क्लांत, तब नहीं रहता कुछ याद। बस काटती रहती हूँ चक्कर लगातार अंधेरे कमरों के, खोजती और खोजती रहती। युआन गेलमान, जिनका अनुवाद किया है शिव प्रसाद जोशी ने, बेटे के लिए। और आप देखें कि अनुवाद से हमको उन्हीं मानवीय संबंधों की ओर लौटने का अवसर मिलता है जिनको हम जानते हैं और जिन पर हमने कई बार लगता है जरूरत से बहुत कम लिखा है। बेटे के लिए, क्या तुम आ गए हो और मैं तुम्हें नहीं देख पाता हूँ, कहाँ छिपे हो तुम, क्या कुछ भी मेरा ध्यान नहीं हटाएगा तुमसे। आखिरकार मैं करा उठता हूँ रात में, अपने भीतर रोके रखता हूँ करा। ये मेरा इनकार है तसल्ली के खिलाफ, जख्मी अनुपस्थिति। पिटता हुआ तुम्हें बेतरह याद करता हुआ, कितने डायपर पहले तुम मुझसे मिलने आए थे। मैं तमाम चीजों से बाहर आ जाता हूँ तुम्हें देखने के लिए, नफरत करता हुआ अपने होने से। उस तुम्हें क्या याद है से वो स्पर्श जो मुझे खींच कर रख देता है मेरे बेटे। क्या तुम उड़ सकते हो इन तख्तियों से, क्या ये संभव है अपने से अपने को हारते हुए मैं तुम्हें थाम लूं। शहर के किनारों पर उन बाजारों में जहां तुम्हें देखा करता, तुम कहीं नहीं मिल रहे। ये सोचता जा रहा हूं, क्या मैंने जीता है तुम्हारा न रहना खुद को हराने के लिए। खुद को आत्मा से विरक्त करते हुए
क्या मैं तुम्हारी नन्ही आत्मा को रख लूं अपने भीतर आखिरकार? कॉन्स्टेंटीन कवाफी सिकंदरिया में रहने वाले ग्रीक कवि थे। की प्रसिद्ध कविता है बर्बर आ रहे हैं। उनकी एक और कविता है दीवारें, जिसका अनुवाद पीयूष दहिया ने किया। बिना काम दिए, बिना रियायत, बिना शर्म, उन्होंने मेरे चारों ओर दीवारें चुन दी, मोटी और ऊंची। और अब मैं यहाँ महसूस करता हूँ नाउमीदी, मुझे और कुछ सूझता नहीं, मेरा ये भाग्य कुतरता है मन। क्योंकि कितना कुछ था बाहर करने को मेरे पास, जब वे चिन रहे थे दीवालों को, ओह क्यों नहीं मैंने तवज्जो दी। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना राजगीरों को, एक हलचल तक नहीं। उन्होंने मुझे बाहरी दुनिया से अलग बंद कर दिया, अननुभूत तरह से। उन्हीं की एक कविता है जिसका अनुवाद, यानी कवाफी की ये कविता है, उसका अनुवाद कुंवर नारायण ने किया। विजेताओं की प्रतीक्षा। न्यायालय में इकट्ठा हम सब किसकी प्रतीक्षा में? आज विजेता आने वाले हैं। राज्यसभा में सब चुप क्यों बैठे हैं? सभासद कानून क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि आज विजेता आने वाले हैं। सभासद अब क्या कानून बनाए? जब विजेता आएंगे वही कानून बनाए। हमारे सम्राट आज इतने सवेरे से ही तैयार होकर नगर के मुख्य द्वार पर क्यों उपस्थित हैं? सिंहासनारूढ़ सजे धजे मुकुट पहन, क्योंकि उनके क्योंकि आज विजेता आने वाले। सम्राट उनके नेता का स्वागत करें, के सम्मान में तैयार किया हुआ एक भाषण पढ़ेंगे, जिसमें उन्हें तमाम उपाधियों और गुणों से विभूषित किया गया है। हमारे दोनों राजदूत बाहर क्यों गए हैं? और दंडनायक अपने लाल जरी के काम वाले शाल पहने, और वे कड़े मणियां, उंगलियों में चमकती हुई हीरे की अंगूठियां, सोने चांदी के मूठ वाली कीमती छड़ियां हाथों में, यह सब क्यों? क्योंकि आज विजेता आने वाले हैं, और इस तरह की चीजों से विजेता प्रभावित हो। हमेशा की तरह आज यहाँ रिहर्सल के लिए भाषण करता नहीं आए, क्योंकि आज विजेता आए और उन्हें भाषणों वक्तव्यों से ऊब लगती। क्यों ये हलचल और भगदड़ ऐसा? इतने संजीदा हो गए लोग, सड़कें और चौराहे इतनी तेजी से खाली क्यों होने लगे? मुंह लटकाए लोग घरों की ओर क्यों चल पड़े? क्योंकि रात हो चली है, पर जीता नहीं आए। कुछ लोग सीमा से ये सूचना लेकर लौटे हैं, वहां विजेताओं का कहीं पता नहीं। अब हमारा क्या होगा बिना विजेताओं? वे लोग कुछ समाधान तो थे। ये वही कविता है, बारबेरियंस एट द गेट, जहां उन्होंने उसका अनुवाद किया है विजेता। बटरोल ब्रेख्ट, जर्मन कवि, गिद्धर राठी और राइनर लोत्स ने। और मैं सोचा करता था निहायत सरल शब्द होंगे पर्याप्त। जब मैं कहूं हाल क्या है, हर एक का दिल चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगा। तुम चौपट हो रहे हो अगर लोहा न लिया, यह तो तुम देख ही रहे हो। और कविता है की, ये नहीं कहा जाएगा जब अखरोट का पेड़ हवा में हिल रहा था, बल्कि जब पुतैया मजदूरों को रौंद रहा था। ये नहीं कहा जाएगा जब बच्चा पानी पर कंकर ढरका रहा था, बल्कि जब बड़ी जंगों का सरंजाम जारी था। ये नहीं कहा जाएगा जब औरत कमरे में आई, बल्कि महाशक्तियां मजदूरों के खिलाफ एकजुट हो रही थी। बहरहाल ये नहीं कहा जाएगा वक्त थे अंधेरे
बल्कि क्यों थे उनके कवि खामोश। क्या हमारे वक्त के बारे में भी ऐसा नहीं कहा जा सकता? हमारे कवि इस वक्त के बारे में इतने खामोश क्यों? हंस माग्नूस एंसेंसबर्गर जर्मनी के बड़े कवि हैं। उनकी कविता का अनुवाद इस प्रकार है। घास। एंसेंसबर्गर की कविता नहीं है, ये कविता तो ताद्युश रूज़ेविच की है। उसका अनुवाद किया है प्रयाक्षु ने। घास मैं उगती हैं दीवारों के भीतर से, जहाँ वे जुड़ती हैं, मिलती हैं, जहाँ मेहराबें हैं। मैं धंसती हूँ वहाँ एक अदृश्य बीज छितराया गया है हवा से। धीरज से फैलती हूँ मौन की दरारों में, इंतजार करती हूँ दीवारों के गिरने का, धरती पर लौटने का। फिर मैं ढक लूंगी नाम चेहरे। वास्को कोपा यूगोस्लाविया के बड़े कवि थे। उनका शिवकुटी लाल वर्मा ने अनुवाद किया है शुरुआत में। अच्छा ही हुआ कि हम मानसलता से दूर चले आए, अब हम जो चाहेंगे करेंगे। कुछ कहो, क्या तुम बिजली की कौंध की रीढ़ बनना पसंद करोगी? कुछ और कहो, मैं तुम्हें क्या कहूँ, आंधी के कूल्हे की हड्डी? कोई और बात कहो, तब फिर आकाशों की पसलियां। अब आगे मुझे कुछ नहीं आता, हम किसी की हड्डियां नहीं हैं जिनसे अलग बात कर। प्रभाती नौटियाल, जिन्होंने अभी हाल में डोरका की कविताओं का अद्भुत संचयन निकाला है अनुवाद में, तो उन्होंने सीधे स्पेनिश से हिंदी में अनुवाद किया है। उन्होंने कार्लोस अकेंद्रो de Amal का अनुवाद किया था। माँ, तुम्हारा नाम आता है जैसे विनीत संगीत, और तुम्हारे हाथों से उड़ते हैं सफेद कबूतर। मेरी यादों में तुम हमेशा श्वेत पोशाक में, जैसे बच्चे खेल जिसे लोग यहाँ दूर से देखते। एक स्वर्ग तुम्हारी बाहों में बढ़ता है, दूसरा पैदा होता है तुम्हारी कोमलता। तुम्हारी बगल में ममक खिलता है जैसे फूल। जब कभी सोचता हूँ तुम्हारे और क्षितिज के बीच, मेरे शब्द प्राचीन लगते हैं जैसे बारिश कोई स्रोत, क्योंकि तुम्हारे सामने गुलाब और गीत भी रहते हैं खामोश। अर्नेस्टो कार्डिनाल निकारागुआ के कवि थे। भोपाल के हमारे विश्व कविता समारोह में आए भी थे, और क्रांतिकारी थे, मंत्री थे, कार्दिनाल यानी ईसाई भी थे और कवि थे। सारे के थे। इंग्लिश डबराल ने अनुवाद किया। मुझे नहीं मालूम वहां बर्फ में कौन है। बर्फ में दिखता है सिर्फ बर्फ का सफेद स्वभाव, और पहले तो मुझे नहीं दिखा कोई भी। दिखी बस तेरी सफेद धूप में प्रकाशित बर्फ। कठिन है बर्फ में उस नव भिक्षु को देख पाना, और लगता है कुछ और भी है इस बर्फ में, जो न बर्फ है, न भिक्षु है, और न दिखाई देता। महमूद दरवेश, इस समय गाजा में जो कुछ हो रहा है फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल के क्रूर और सर्वथा अनुचित अनैतिक प्रहार से, उस समय महमूद दरवेश याद आना स्वाभाविक है। वो
फिलिस्तीनी दुनिया के सबसे बड़े कवि हुए हैं। सुरेश सलिल का अनुवाद है। उसने उससे कहा, रात हमारी हसरतों की तारीख है और तुम हमारी रात हो। तुमने कहा और मुझे छोड़ गई। तुम छोड़ गई मेरे करीब मेरी रात और अपनी, और दोनों बेहद सर्द। अब ठंड से और तुम्हारी आंखों यादों से मैं जख्मी होऊंगा, और तुम जख्मी होगी हवा में घुली मेरी लिली फूलों की खुशबू से बेहद बुरी। मैं मोहब्बत करने लगूंगा उस पहले गुजरने वाले से, जो जार जार रो रहा है उस औरत को लेकर जो उसे छोड़ गई, जैसे तुम मुझे। हम, वो अजनबी और मैं, अपनी रात की ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे और उसे रोशन करेंगे। हम अपनी अदना बुलंदी को संवारेंगे। हम, वो अजनबी और मैं, अपने बिस्तर चुनेंगे और जज्बात का ख्याल रखेंगे। हम, वो अजनबी और मैं, अपने बिस्तर चुनेंगे और जज्बात का ख्याल रखेंगे। हम, वो अजनबी और मैं, शायद साथ साथ गाएंगे वो इश्किया नगमा जो बहुत जो बतौर तोहफा तुमने मुझे दिया था। रात हमारी हसरतों की तारीख है, तुम हमारी रात हो। महमूद दरवेश के बरक्स यहूदी कवि यहूदा अमी खाई, उसका अनुवाद भी सुरेश सबिल ने किया है, और वो ही अद्भुत कवि थे। मेरी माँ ने समूची दुनिया मेरे लिए मीठे पुओं में पका दी। मेरी माँ ने समूची दुनिया मेरे लिए मीठे कुओं में पका दी। मेरी महबूबना ने मेरा रोशनदान सितारों की किशमिश से भर दिया, और मेरी लालसाएं मेरे भीतर पाव रोटी में बुलबुले की तरह बंद हो गई। बाहर से मैं शांत, शालीन और स्वस्थ हूँ। दुनिया मुझे प्यार करती, लेकिन मेरे बाल किसी सूखते जोहड़ में खड़े नरकुनों की भांति उदास है। खूबसूरत पंखों वाले सारे दुर्लभ परिंदे मेरे पास से ले जा रहे हैं। सादी यूसुफ, ये भी अरबी कवि हैं, और उनका अनुवाद किया है अशोक पांडे ने। सुबह, वो लड़की जो काम करती है एक वेयर हाउस में, बाहर निकलती है तीसरी मंजिल पर के अपने कमरे से। उस जीने की बत्ती जलाती है, उसका चेहरा चमकता है रोशनी में। वो थोड़ा सा हिचकिचाती है, इसके पहले कि सड़क उसके संसार को अपने में डुबो ले। आखिरकार इस सुबह वो जाएगी कहवा घर में, अपने कोट में दुलारती हुई प्याले। सड़क पर ठंड है अभी। ये कहवा घर जो इसे इतना पसंद है गरमाने लगा है। कितना चाहती है यहाँ देर तक रह पाए, कोने की मेज पर बैठी रहे, कुछ पढ़े और संगीत सुनती रहे। क्या मालूम, हो सकता है अचानक कहीं से प्यार आ जाए। फेडरिको गार्सिया लोरका के अभी हाल में 125 वर्ष, और लोरका का भी उसकी उसकी उसके मृत्यु बोध का, काल बोध का, और उसकी अद्भुत प्रगति का बहुत प्रभाव से कईयों को पड़ा है। और ये एक गजल है, हालांकि अब तो गजल नहीं हुआ, अवधेश कुमार ने किया है। एक दारुण उपस्थिति लोरका के दीवान से। मुझे चाहिए पानी का अलक्षित गोमुख, घाटियों से पवन का उत्सव, आंखों में छूटी हुई रात, सहस्त्र दल कमल में परिवर्तित हृदय। सांड को करने दो वार्तालाप ऊंची घासों से, केंचुओं को सड़ी मिट्टी में दो मरने, खोपड़ियों में सेंध लगाए दांतों को चमकने दो, कफन को पड़ जाने दो और मिला। मैं भी इस रात की मुठभेड़ में शामिल हूँ, जिसमें हमारा प्रतिद्वंदी है यह चांद। मैं सारी की सारी जानलेवा संध्याओं से गुजर सकता हूँ, और समय के
समस्त प्रवेश द्वारों को लांघ सकता हूँ, लेकिन मत उघाड़ो वनस्पतियों के नीचे विकसित अपनी नाक अनिया। अपने आक्रांता वैभव से दूर मुझे जाने दो, डरपोक काले नक्षत्रों तक। निकानोर पारा का अनुवाद किया है मदन सोनी ने। वो एंटी पोइट्री के बड़े कवि थे। 100 वर्ष से अधिक की आयु में उनकी 6 वर्षों पहले, और वो भी भोपाल आए थे, और भोपाल में कुछ दिन रहने को राजी भी हो गए थे, पर वहाँ मच्छरों ने इतना तंग किया कि फिर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। आत्मा को शांति मिली। माना कि आत्मा को शांति मिली, लेकिन क्या किया जाए सीलन का, और इस काई का, और कब्र के पत्थर के इस बोझ का, और इन पियक्कड़ कब्र बिज्जुओं का, और गुलदस्ते उड़ा ले जाने वाले लोगों का, और ताबूत कुतरते चूहों का, और घिनाने केचुए हर कहीं रेंगते, ये हमारा मरना मुश्किल कर देते हैं। क्या आप वाकई सोचते हैं कि जो हो रहा है हमें उसका पता नहीं? कहने भर के लिए आपको यह अच्छा है कि आत्मा को शांति मिली, जबकि इस नर्क को आप भली भांति जानते हैं ये असंभव है। आप सिर्फ गाल बजा रहे हैं। खैर, आपकी सूचना के लिए हमें मालूम है कि क्या हो रहा है। मकड़ियां दौड़ रही हैं हमारे पैरों पर, ये अच्छी तरह जान लो। हम क्रेप को काट दें, जबकि आप खड़े हैं नितांत खुली हुई कब्र में। ये समय है कि साफ साफ कहा जाए, आप अपने दुखों को डुबो सकते हैं जागृति में। हम अटके हुए हैं इस नर्क की तलछट में। तो कविता का एक काम नर्क की तलछट में झांकना भी है। गगलगिन ने जिब्न हर्बर्ट, जो पोलिश के बहुत महान कवि थे, की कविता का अनुवाद किया है। कंकर। कंकर एक आदर्श जीव है, अपने बराबर अपनी सीमाओं के प्रति सजग, भरा हुआ भीतर तक एक ठेठ ककरीले अर्थ से, एक गंध से जो किसी को किसी चीज की याद नहीं दिलाती, किसी को भयभीत कर वह दूर नहीं भगाता, न कोई इच्छा जगाता है। उसकी गर्माहट और ठंडापन खरे और गरिमामय। जब मैं उसे अपने हाथों से उठाता हूँ, भारी पश्चाताप से भर जाता हूँ। उसकी गौरवमयी देह छूटी स्निग्धता से भीग जाती है। कंकरों को पालतू बनाना असंभव है। आखिरी समय तक वे हमारी तरफ देखते हैं ठंडी साफ आंखों से। रॉबर्टो हुआ रोज एक स्पेनिश के लातीनी अमेरिकी कवि है, बड़े कवि। वो जिंदगी भर बिना शीर्षक के कविताएं लिखते रहे, और वो भी भोपाल आए थे। तो वो जो कहते हैं वो एक तरह से इस का समापन हो सकता है। तो मैं उसको थोड़ा बाद में पढ़ता हूँ। अभी पढ़ता हूँ वास्को पोपा की एक कविता, तो सोमदत्त और शिवप्रसाद वर्मा ने मिलकर, नन्ही डिबिया का शिल्पी। नन्ही डिबिया मत खोलना, सरग की छत टपक पड़ेगी उसमें से। किसी भी कारण से बंद मत करना उसे, कुतर डालेगी वह साड़ी अमरता की। पटक मत देना उसे धरती पर, फूट जाएंगे उसमें रखे सूरज के अंडे। हवा में मत उछालना उसे, टूट जाएंगी उसके भीतर धरती की हड्डियां। बांधना मत उसको मुट्ठी में, तारों की झिलमिल में खटास पैदा हो जाएगी। कसम भगवान की, आखिर कर क्या रहे हो तुम, आंख से ओझल मत होने देना उसे।
फेरेंस युहाश हंगरी के कवि थे और वो भी भोपाल आए थे, और उनकी कविता का बहुत अद्भुत अनुवाद रघुवीर सहाय ने किया था। लंबी कविता है और बड़ा दिलचस्प था कि वो उनकी उपस्थिति में वो पढ़ा गया था। रघुवीर सहाय ने के सामने पढ़ा था और लंबी कविता। जो लड़का बन गया हिरन रहस्य द्वार पर रोता है। अपने बेटे को, एक वहां की लोक कथा है जिसमें एक लड़का बन जाता है हिरन। अपने बेटे को माँ ने पुकारा बड़ी दूर से, अपने बेटे को माँ ने पुकारा बड़ी दूर से पुकारती द्वार तक चली आई, जूड़े को खोल दिया, जूड़े के खुलते ही धर धर कर गोधूली गहराई, एड़ी तक लटकी घनी घेरदार मखमल की ओढ़नी, आंधी में 10 काले फुंदों से सजी ध्वजा सी फहरी, रक्त रंगी लपट सनी चादर बन गई वही गोधूल, अंगलियों पर लपेट नख्तों की रश्मियां चांदना, मुख पर ढक चिल्लाकर हाँकती बेटों को जो उसके बचपन में देती थी, द्वारे पर आ खड़ी हुई, हवाओं से बात की, कुहुक रही चिड़ियों से बोली, चटपट खबड़ जोड़े से लगी मस्त बत्तखों को भेजती, कांपते नरकुलों खेतों में आलू के चांदी के फूलों को, पांव जमा खड़े डिंब लटकाए वृषभों को, छतनारे भीनी सुगंध बड़े सुमेक झाड़ों को, खेलती मछलियों पर पानी पर भागते स्निग्ध बैजनी वृत्तों से कहा, पक्षियों शाखाओं तुम सुनो, सुनते हो तुम, दुहाई है। और मैं अंत करूंगा इस वह रोज की कविता से, जिसका अनुवाद किया है कृष्णदेव बैल ने। अपने हाथों का तकिया बना, आकाश अपने बादलों का, धरती अपने ठेलों का, और गिरता हुआ पेड़ अपने ही पत्तों का तकिया बना लेता है। यही एकमात्र उपाय है गीत को ग्रहण करने का निकट से, उस गीत को जो पड़ता नहीं कान में, जो रहता है कान, एकमात्र गीत जो दोहराया नहीं जाता। हर व्यक्ति को चाहिए एक ऐसा गीत जिसका अनुवाद असंभव। तो मित्रों, ये जो अनुवाद की असंभवता है और उसके बरक्स अनुवाद की जो हर समय उपस्थित संभावना है, इसी द्वंद्व में हम कविता की यारी में शामिल होते हैं। नमस्कार। जी शुक्रिया, शुक्रिया अशोक जी अपने इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। और मित्रों, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अनुवाद के माध्यम से हम कई देशों, कई भूगोल, कई भाषाओं की घटनाओं को, के मानवीय संबंधों के संजालों को कविता में यूं अभिव्यक्त होता पाते हैं। मैंने शुरू में भी यह बात कही थी कि अशोक वाजपेयी जी स्वयं एक बेहतरीन अनुवादक हैं और पोलैंड की उस कवयित्री का वे उदाहरण भी देते हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और जिनके सम्मुख उन्होंने उनकी ही कविताओं के हिंदी अनुवाद का पाठ किया और वे बताएं कि किस तरह से बेशक वे हिंदी में पढ़ी गई, हिंदी में अनुदित उन कविताओं को समझ नहीं पाई, मगर उसके संगीत से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाई। यही जादू है भाषाओं का, अनुवाद का। कई बार हमारी अपनी सीमाएं हो जाती हैं
भाषाओं को समझने न समझने की, मगर जिन भाषाओं में हमारी रचनाएं अनुदित होती हैं, निश्चय ही अच्छा लगता है कि उन भाषाओं के लोगों तक हमारी अभिव्यक्ति पहुंच रही है और संभवतः वे भी कुछ हमारे जैसा सोच रहे हैं। अशोक वाजपेयी जी ने कई कवियों की कविताओं के अनुवाद किए हैं। बस एक दो वानगी के लिए मैं यहाँ पर रखता हूँ और एक ही कवि की कुछ एक कविताओं के उनके द्वारा किए गए अनुवाद को यहाँ रखता हूँ। और वे कवि भी पोलैंड के ही हैं, तादेउश रोजेविच। पोलैंड के सुपरिचित कवि और किस तरह से पोलैंड के काव्य जगत से अशोक जी का संबंध रहा, हम इसे भी समझ सकते हैं। तो तादेउश रोजेविच की कुछ एक कविताओं को आज सुनते हैं और फिर कार्यक्रम को विराम देंगे। और देखिए, यह भी क्या संयोग है कि हिंदी में इस कवि की कविताओं के अनुवाद कुछ और लोगों ने भी किए हैं, कुछ और कवियों ने भी किए हैं, जिनमें सोमदत्त हैं, जिनमें कुंवर नारायण हैं, जिनमें अशोक वाजपेयी जी के अलावा कह रहा हूं, जिनमें अशोक पांडे हैं, सरिता शर्मा है। तो खैर, मैं अभी तादेउश रोजेविच की एक कविता है, उसका हिंदी में अनुवाद अशोक वाजपेयी जी के द्वारा किया हुआ घास पढ़ता हूं। मैं उगाती हूं दीवारों के कोनों पर जहां वे जुड़ती हैं, वहां जहां वे मिलती हैं, वहां जहां वे धनुषाकार होती हैं, वहां मैं रोप देती हूं एक अंधा बीज हवा में बिखराया हुआ। धीरज से फैल जाती हूं खामोशी की दरारों में, मैं प्रतीक्षा करती हूं दीवारों के धराशायी होने और धरती पर लौटने की। तब मैं ढांप लूंगी नाम और चेहरे। तो एक घास जो इतना कोमल है, उसका स्वप्न देखिए, उसकी इच्छा देखिए, तब मैं ढांप लूंगी नाम और चेहरे। और इन्हीं की एक और कविता पढ़ता हूं, उसका भी अनुवाद अशोक जी ने किया है, दरवाजा। और इसके बाद आज की इस कड़ी को हम लोग विराम देंगे। आज की यह कड़ी जो अनुवाद के माध्यम से वैश्विक कविता बिरादरी को हमारे सामने लाने पर जोर देती है, उन उदाहरणों की ओर जाती है जो पूर्व में संभव हुए हैं, घटित हुए हैं। हिंदी में भी कई कवियों ने उन भाषाओं के कवियों को, उनकी कविताओं को लाने का, अनुवाद के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। मगर अशोक जी की चिंता यह भी है कि आज की पीढ़ी शायद इससे दूर हो रही है। एक तरफ इस ग्लोबल विलेज कही जाने वाली दुनिया और इस अति अति फास्ट समय में भी हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, मगर शायद एक दूसरे के दर्द को यूं अभिव्यक्त करने का मादा हम नहीं दिखा पा रहे हैं, जो हमारे पूर्ववर्ती कवियों ने, हमारे पुरखे कवियों ने अनुवाद के माध्यम से दिखाए। शायद यह हमारा अपना एक आत्ममोह भी हो, इस ओर भी इशारा करते हैं और हमें अपने गिरबान में झांकने पर हमारा स्तंभकार विवश भी करता है। तो एक और कविता और अंतिम कविता इस कार्यक्रम की, इस कड़ी की, दरवाजा, तादेउश रोजेविच की। मित्रों, मैं आप तक आवाज सही से पहुंच सके इसलिए एसी और फैन दोनों बंद कर रखे हैं। तो इस कारण से आप देख रहे हैं थोड़ी असुविधा हो रही है, गर्मी ज्यादा है शाम के इस समय भी देश के बड़े हिस्से में। तो खैर, यह कविता पढ़ते हुए दरवाजा,
अनुवाद अशोक वाजपेयी, कवि ताद्युश रोजेविच। लाल शराब का एक प्याला एक मेज पर टिका हुआ एक अंधेरे कमरे में। खुले दरवाजे से मैं देखता हूं बचपन का एक दृश्य लेख, एक रसोई घर और एक नीली केतली, पवित्र हृदय, मां की पारदर्शी छाया, बांग देता मुर्गा, एक सुडौल शांति में। पहला पाप एक नन्हा सफेद बीज, एक हरे फल में कोमल कड़वा सा। पहला शैतान गुलाबी है और अपने गोलार्ध में घुमाता है, छींटदार रेशमी पोशाक में, रोशन दृश्यालेख में। एक तीसरा दरवाजा खुलता है और उसके पार धुंधलके में पीछे की तरफ जरा सा बाएं को या फिर बीचों बीच मैं देखता हूं कुछ नहीं, मैं देखता हूं कुछ नहीं। एक छोटी सी कोशिश मित्रों रही इस कड़ी के माध्यम से कविता के कैसे एक बृहत्तर वैश्विक संदर्भ हो सकते हैं, इस पर चर्चा हुई। और अशोक जी ने हर कड़ियों की तरह इस कड़ी में भी उतनी ही मेहनत से, उतनी ही तन्मयता से और उतनी ही सजग चयन दृष्टि के साथ कुछ एक कविताओं को हमारे सामने रखा। आप सभी लोग हमसे जुड़े, अच्छा लगा। ये प्रोग्राम कविता का पक्ष की ये कड़ियां जो आप फेसबुक पर देख रहे हैं, रविवार्ता के पेज पर, इसको लाइक और फॉलो कर लें ताकि तुरंत ही आप तक कोई लाइव प्रोग्राम पहुंच सके। और इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है कविता का पक्ष, वहां भी आप इस प्रोग्राम को और इनकी पीछे की कड़ियों को भी देख सुन सकते हैं। मित्रों, हमारे बीच अनिल त्रिपाठी जी, ब्रह्मदत्त शर्मा जी, राजेंद्र जोशी जी और कई अन्य मित्रों की प्रतिक्रियाएं मिली। सभी का हार्दिक आभार। और जो मित्र गणमिता दास जी, अरविंद झा जी, स्वयं मिता दास जी भी एक अच्छा काम कर रही हैं, अनुवाद के माध्यम से कवित्री हैं और कविताओं का अनुवाद भी कर रही हैं, बांग्ला से हिंदी में, हिंदी से बांग्ला में। तो ऐसे अनुवादकों के माध्यम से कैसे यह साहित्यिक बिरादरी समृद्ध होती है और हमारे अपने सीमित अनुभवों को बहुरंगी बनाती है, सतरंगी बनाती है, हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।